हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है 10th क्लास के वीडियो लेक्चर में। हम एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपको 37 या 38 में मिल जाएगा। आपको देखिएगा, अपनी बुक में मिल जाएगा आपको। आपका पहला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो विलयन का पीएच का मान क्या हो सकता है। लिटमस पेपर जो है लाल था वो नीला हो गया है। लाल लिटमस पेपर नीला हो रहा है, इसका मतलब जो विलयन में डुबोया जा रहा है, तो जो विलयन है वो विलयन क्षारीय विलयन है। और क्षारीय विलयन का जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। यहाँ देख लेते हैं 7 से ज़्यादा, तो ये 10 है, तो इसका मतलब जो उस विलयन का जो पीएच मान 10 हो सकता है। ये 5 4 1 नहीं होगा, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। 7 से कम है, 7 से कम अम्लीय वाले होते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करती है। यहाँ अंडे का जो पिसा कवच होता है, अंडे का जो कवच होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, जो चूने के पानी को दूरिया कर देता है। आपको याद होगा कि चूने पानी को दूरिया करने वाला जो गैस होती है वो CO2 गैस होती है। तो जो गैस उत्पन्न हो रही है वो गैस जो है वो CO2 गैस है, और ये CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में क्या होगा, तो आपने मतलब फिर से सुन लीजिए। अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न हो रही है। तो एक विलयन है, जो एक विलयन वो विलयन इन चारों में से कोई हो सकता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके, मतलब पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके, अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न कर रही है, और ये गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन का क्या होगा बच्चों। हमने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट से अगर किसी भी एसिड की अभिक्रिया करवाते हैं तो CO2 उत्पन्न होती है। तो इनमें से ये सारे लवण हैं, सिर्फ इसे छोड़कर HCl को छोड़कर। तो HCl से जब अभिक्रिया होगी CO2 उत्पन्न होगी। जरा कैसे होगी जरा देख लेते हैं। कैल्शियम में पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव क्लोरीन पे होता है, तो इस कारण कैल्शियम क्लोरीन से जुड़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ता है। इस पर 2+ का होता है, इस पर 1- का होता है। 2 को तिरछा करके लिख देंगे CaCl2, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो HCO3 से रिएक्शन करके बनाता है, HCO3 से रिएक्शन कर लिया उन्होंने। CO3 पे मैंने आपको क्या बताया था, इसकी कैल्शियम पे 2+ का होता है, 2- का इस पे होता है, H पे प्लस का 1 होता है, इस पे 1- का होता है। तो उसी तरह से H पे हमने क्या बताया, प्लस का 1, CO3 पे 2- का 2 को हम तिरछा करके लिख देंगे, तो ये बन जाता है H2CO3। लेकिन H2CO3 बहुत दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है। हाँ, तो वीक एसिड होने के कारण ये टूट जाता है। किस में टूटता है, 2 चीज़ों में टूट जाता है, जल और CO2 में टूट जाता है। H2O और CO2 में टूट जाता है। देखिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 1 और 2 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो दूसरा टर्म बनेगा, CO2 तो लिख चुके हो, H2O। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है ना। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं। 2 क्लोरीन यहाँ पर है, 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिए, क्लोरीन 2 हो गए। ठीक, हाइड्रोजन 2 थे, हाइड्रोजन 2 हैं, कार्बन 1 है, कार्बन साइड में भी 1 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम एक साइड में भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। तो आपने देखा अंडे के छिलके, ये अंडे के छिलके का फॉर्मूला है, जो अम्ल से अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। ये CO2 चूने के पानी को दूरिया कर देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। इसका मतलब ये NaOH का विलयन है जो 10 ml है। NaOH का विलयन है, और HCl का दूसरा विलयन है कंटेनर में 8 ml का है, ये HCl का विलयन है। ये उदासीन हो जाता है। ये क्षार है बच्चों, ये अम्ल है। क्षार और अम्ल आपस में विक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, मतलब दोनों का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। इसका क्षारीयपन और इसका जो अम्लीयता है, दोनों क्षारीयता इसकी अम्लीयता दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है, उदासीन कर देती है। तो 10 ml को उदासीन करने के लिए 8 ml की आवश्यकता पड़ती है HCl के। ठीक है, अच्छी बात है। अगला आगे बढ़ते हैं। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले लें, अब इन्होंने हमने NaOH के कितना ml ले लिए, 20 ml ले लिए, तो HCl कितना लेना पड़ेगा, HCl की मात्रा कितनी आवश्यकता होगी। देखिए बच्चों, 10 ml के लिए 8 ml की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि 20 ml के लिए 16 ml की आवश्यकता पड़ेगी। दुगना ना, 10 के लिए अगर 10 का दुगना हुआ तो वहाँ पे 8 का दुगना कर दीजिए। तो 10 ml के लिए अगर 8 ml की आवश्यकता पड़ेगी, तो 20 ml को उदासीन करने के लिए HCl के 16 ml की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे आप, कि आप बस इतना लिख दीजिएगा, HCl के 16 ml की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच का मतलब यहाँ पर होता है इंडाइजेशन। जो पेट में अम्लीयता हो जाती है ना, उसी को ही कहा जाता है। तो जब कभी पेट में अम्लीयता हो जाए, एसिडिटी बढ़ जाए, तो उसके लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड का उपयोग किया जाता है, हिंदी में भी इसे एंटासिड ही कहते हैं। एंटासिड के एग्जाम्पल्स हैं, एंटासिड औषधियाँ होती हैं, एक ग्रुप होता है। के एग्जाम्पल एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल्टॉइस।
इसका उपयोग किया जाता है, ये पेट की अम्लीयता को दूर कर देता है। अपच का उपचार करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, MgOH का होल्ड डिवाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो आप, बस ग्रुप इसे याद रखिएगा। एंटासिड, एंटासिड और भी होते हैं, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास कुछ समीकरण लिखने हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, सिर्फ H2SO4 लिख लीजिए। वो तनु है, सांद्र का इस्तेमाल करते नहीं है प्रयोगशाला में, क्योंकि वो हार्म पहुंचाता है, हानिकारक होता है ना, डेंजरस होते हैं हमारे लिए। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, इसका मतलब दानेदार जिंक का मतलब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। और जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, ज़रा देखते हैं। Zn पॉजिटिव मेटल नेचर का होता है, पॉजिटिव मेटालिक कैरेक्टर है, इसमें पॉजिटिव नेचर का होगा। SO4 नेगेटिव नेचर का होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा, तो ZnSO4 प्लस H2 रह जाएगा, H2 लिख दीजिएगा। तो ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनके उड़ जाएगी। अगला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, तनु ही लेंगे, सांद्र लेना नहीं है। कि अभिक्रिया मैग्नीशियम की पट्टी के साथ, मतलब मैग्नीशियम के साथ करवा दी हमने, करने पर क्या होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, ये पॉजिटिव नेचर का होता है, तो नेगेटिव से जुड़ेगा, MgCl से जुड़ जाएगा, MgCl प्लस H रह गया, H लिख देंगे। दुनिया में H नहीं पाया जाता, H2 पाया जाता, तो H2 लिखिए, H2 गैस बन के उड़ जाएगी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इस पर 2 प्लस का चार्ज होता है, इस पर 1 माइनस का होता है, 2 को तिरछा करके लिख दीजिए। अब रिएक्शन सही हुई है, अब बैलेंस करना अलग होता है, रिएक्शन सही करना अलग। रिएक्शन में सारे कंपाउंड्स बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड H2। अब सही रिएक्शन लिखने के बाद अब इसे बैलेंस कर लीजिएगा। MgA क्लोरीन 2 है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके क्लोरीन 2 कर लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये रिएक्शन हो गई आपकी। यह है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एल्युमिनियम के चूर्ण से अभिक्रिया, मतलब एल्युमिनियम को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, उसके बाद रिएक्शन करवा रहे हैं। एल्युमिनियम पॉजिटिव नेचर का होने की वजह से SO4 से जुड़ेगा, क्योंकि SO4 नेगेटिव होता है, नेगेटिव आयन है, AlSO4 प्लस H रह गया, H लिख दीजिए, H नहीं पाया जाता, H2 पाया जाता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और रिएक्शन गलत भी लिखा हुआ है, क्योंकि L2SO4 होना चाहिए, SO4 होल थ्राइज होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। इस पर 3 प्लस का चार्ज होता है, इस पर 2 माइनस का चार्ज होता है। 3 को आप तिरछा करके लिख दीजिए यहाँ पर, और 2 को यहाँ पर लिख दीजिए, और इससे कोई मतलब नहीं, इसे आप हटा सकते हैं। तो बन गया हमारा Al2SO4 का होल थ्राइज, ये फार्मूला बन गया। अब रिएक्शन बैलेंस करनी है आपको। सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे। इस साइड में एक मेटल है, यहाँ पे 2 मेटल है, मतलब 2 एल्युमिनियम है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 एल्युमिनियम कर लीजिए। सल्फेट देख सकते हैं, SO4 इधर 3 दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर 1 था, 3 होगा। SO4 पूरा 1 होता है ना, SO4 पूरा 1 है, अब 3 से मल्टीप्लाई करके 3 SO4 होगा। हाइड्रोजन देख लीजिए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन 6 होगा, ये रिएक्शन में बैलेंस हो गई। अगले पे आते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन से अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, लोहे का रेतन मतलब Fe का पाउडर से रिएक्शन कर रहा है। Fe पॉजिटिव नेचर का है, फिर से Cl से जुड़ेगा, FeCl2 बनता है। ठीक, ये H रह गया, H लिख दिया हमने, H पाया नहीं आता, H2। और रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं ज़रा, ये H2 गैस बन के उड़ जाएगी, यहाँ पे भी गैस बन के उड़ जाएगी, एरो निशान नहीं बता रहे, गैस बन के चली जाएगी। और 2 HCl है यहाँ पर, 2 से ये मल्टीप्लाई करें, 2 Cl होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड हो चुकी है आपकी। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं करते हैं। इस क्रियाकलाप को साबित कीजिए, इसी क्रियाकलाप द्वारा साबित कीजिए। पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। जो H+ आयन ना दें वो अम्ल नहीं कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। और ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये फॉर्मूले हैं, आप देख सकते हैं दोनों में हाइड्रोजन उपस्थित है, लेकिन ये हाइड्रोजन देते नहीं है जब इन्हें जल में घोलते हैं। जल में घुल तो जाते हैं, आराम से घुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन ये आयनों में टूटते नहीं है, ना ही H+ देते हैं। अगर H+ नहीं देंगे तो इसका मतलब ये अम्लीय नहीं होंगे। अम्लीय तो वही होते हैं ना जो H+ देते हैं, ये तो H+ देते कहाँ हैं, ये तो बस घुल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल में घुल जाने के कारण घुल जाते हैं, लेकिन H+ ना देने के कारण ये इन्हें अम्ल में वर्गीकृत नहीं किया जाता, इन्हें अम्ल नहीं कह सकते। अम्ल वो होंगे जो H+ आयन देते हैं। अभी क्रियाकलाप लिखते हैं, पहले इसके बारे में लिख देते हैं हम पहले यहाँ पर। एल्कोहल तथा ग्लूकोज दोनों में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु हैं,
इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु है, परंतु ये जल में घुलकर H+ आयन नहीं देते। H+ आयन अलग होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु अलग होते हैं। H+ आयन नहीं देते, इस कारण इन्हें अम्लों की तरह वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे पास अम्ल होता है ना HCl, ये टूट जाता है H+ और Cl- में, तो ये अम्ल है। HNO3 टूट जाता है H+ और NO3- में, तो ये अम्ल है। लेकिन ये अम्ल नहीं है, अल्कोहल और ग्लूकोज अम्ल नहीं। अब आगे उन्होंने क्वेश्चन को बढ़ा दिया कि इसे क्रियाकलाप द्वारा से साबित कीजिए। साबित करना है इसे क्रियाकलाप के द्वारा, साबित कर लेते हैं। एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे। हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने अम्ल डाल दिया, एसिड HCl ले लेते हैं, चलो इजी वाला HCl ले लेते हैं। दूसरा कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में ग्लूकोज या अल्कोहल में से दोनों में से कोई सा भी ले लेते हैं। मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ, ग्लूकोज इजीली अवेलेबल हो जाता है। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज ले लिया है, पानी में जाके घोल दिया दोनों को, ये भी पानी में घुला हुआ, ये भी पानी में घुला हुआ। अब मैंने इस पर इलेक्ट्रोड डाल दिए, मतलब इलेक्ट्रोड का मतलब कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं, या अगर कार्बन के रॉड्स होते हैं, ग्रेफाइट्स के रॉड, पेंसिल के जो ग्रेफाइट्स होते हैं वो भी डाल सकते हो आप। ये डाल दिए इसके अंदर कॉपर के स्ट्रिप, ताकि इन्हें वाटर से ये टच करते रहे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते रहे। अब मैंने इनका संबंध, एक बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाने के बाद ये मैंने यहाँ पर बल्ब लगा दिया, ये बैटरी लगा दी और एक हमने बल्ब लगा दिया। आप देखेंगे जैसे स्विच ऑन करोगे आप, स्विच तो लगाया नहीं मैंने, वैसे स्विच ऑन करने से स्विच होना चाहिए था। स्विच यहाँ पे लगा सकते हैं आप इस तरह से, यहाँ पे भी स्विच लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाया जाता है। स्विच लगा, स्विच ऑन करते ही आप देखेंगे जो बल्ब है ग्लो करना शुरू कर देगा। ये जो बल्ब है आपका, ये जो बल्ब है, ये वाला बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, मतलब इसमें से रोशनी निकलनी शुरू हुई है, चमकने लगेगा बल्ब। बल्ब क्यों चमक रहा है? क्योंकि HCl जल में घुलकर क्या दे रहा है, आयंस में देते हैं, कई सारे आयन देते हैं, और यही आयन वैद्युत का चालन करते हैं जलीय विलयन में। लेकिन जब इसमें स्विच ऑन करते हो, जब यहाँ पे स्विच लगा दिए गए, स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करने से इसमें कोई चमक नहीं होती, बल्ब बिल्कुल नहीं चमकता। अब क्यों नहीं चमक रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए नहीं चमक रहा है क्योंकि आयन में टूटता ही नहीं है। आयन में टूटेगा तभी तो वैद्युत का चालन होगा, तभी तो बल्ब चमकेगा। बल्ब इसलिए नहीं चमकता क्योंकि ये आयनों में नहीं टूटता, और आयनों में नहीं टूटता तो बात तो दूर की बात हो गई कि H+ आयन कहाँ से देगा। H+ आयन तभी तो देगा अगर ये टूटेगा, ये टूट ही नहीं रहा है, घुल जाता है। ये मत समझिए घुलता नहीं है, घुलना अलग होता है और आयनों में वियोजन अलग होता है। ठीक, ये घुल तो जाता है, ग्लूकोज घुल जाएगा, ये भी घुलेगा, लेकिन ये आयन घुलने के बाद ये आयनों में टूट जाता है, ये घुलने के बाद आयनों में नहीं टूटता है। जैसा है वैसे ही रहता है, अणु के रूप में पाए जाते हैं। ये आयनों के रूप में पाए जाते हैं जलीय विलयन में, ये अणु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्रियाकलाप हो गए, इस क्रियाकलाप से आप समझा सकते हैं। इसके बारे में 2-4 लाइनें आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा कि HCl, या आप लिख सकते हैं कोई अम्ल जलीय विलयन में आयंस में वियोजित हो जाता है, जिसके कारण ये वैद्युत का चालन कर जाता है और चित्रानुसार ये बल्ब को चमका देता है, बल्ब चमकने लग जाता है। लेकिन ग्लूकोज के जलीय विलयन में ग्लूकोज आयन नहीं देता, आयनों में वियोजित नहीं होता, जिसके कारण वैद्युत धारा का चालन नहीं होता और बल्ब नहीं चमकता। अगला क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है? आश्रित जल का मतलब यहाँ पर डिस्टिल वाटर से है। आश्रित जल इसलिए विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि ना इसमें अम्ल होते हैं, ना क्षार होते हैं और ना ही लवण होते हैं। क्योंकि अम्ल, क्षार और लवण यही आयन देते हैं और इन्हीं आयनों के कारण वैद्युत चालक हो कहलाते हैं ये। लेकिन ये आश्रित जल लाइन में इन तीनों की अनुपस्थिति होती है, तीनों होते नहीं है, इसका मतलब आयंस नहीं होते हैं, तो आयनों की अनुपस्थिति के कारण ये वैद्युत का चालक नहीं होता। लेकिन जो जल होता है, वर्षा का जल, उसमें आयंस होते हैं, अम्लीय नेचर का होता है वर्षा का जल। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ये अम्लीय गैसेस होती हैं। अम्लीय गैसेस जैसे CO2 गैस अम्लीय गैस होता है, CO2, SO2, SO2, ये तो हमारे वहाँ फैक्ट्री से निकलने वाले गैसेस हैं। कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब अम्लीय नेचर के होते हैं और ये वर्षा के जल से क्रिया करके H2CO3 का निर्माण करते हैं, कार्बोनिक एसिड जिसे कहा जाता है। तो ये तो दुर्बल अम्ल होता है, ये दे देता है, आयंस दे देता है और इन आयनों के कारण ये वैद्युत का चालक होता है। तो वर्षा का जो जल होता है वो वैद्युत का चालक होगा, लेकिन जो डिस्टिल वाटर है वो वैद्युत का चालक नहीं होता, उसमें करंट फ्लो बिल्कुल नहीं होता। अगर प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर मतलब प्योर वाटर है, उसमें करंट बिल्कुल फ्लो नहीं हो क्योंकि उसमें आयन नहीं होते हैं।
ठीक है बच्चों। लेकिन जबकि जलीय वर्षा में आयन उपस्थित होता है, क्यों आयन उपस्थित होता है, H2CO3 होता है, सल्फ्यूरस अम्ल हल्का सा बन जाता है, बहुत सारे अम्लीय गैसेस होती है ना, अम्लीय गैसेस और CO2 वगैरह ये सब आपस में क्रिया करते हैं और जल में घुल जाते हैं, जल में घुलकर आयंस देते हैं और आयंस के कारण ये बिल्कुल चालक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जल की उपस्थिति में ही जो अम्ल होता है वो H+ आयन देता है और H+ आयन के कारण ही किसी भी अम्ल की अम्लीयता प्रदर्शित होती है। अगर सूखा अम्ल है, मतलब ड्राई गैस है, जैसे HCl है, ड्राई से सूखा HCl, तो ये कभी भी अपनी अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, इसके ऊपर आप लिटमस पेपर लेकर जाओगे, आप नीला लिटमस पेपर लेकर जाओगे, बिल्कुल भी आपका ये रिएक्शन नहीं करेगा, आपका वो नीला लिटमस पेपर लाल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप गीला लिटमस पेपर लेकर जाओगे, जल की उपस्थिति हो जाएगी, जल की उपस्थिति में जो अम्ल होगा वो अपनी अम्लीयता को प्रदर्शित करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल की उपस्थिति में ही वो H+ आयन देता है। अगला क्वेश्चन है, 5 विलियन ABCDE हैं। जब सार्वत्रिक सूचकों से जांच की जाती है तो pH का मान 4, 1, 11, 7, 9 है। तो कौन सा विलियन उदासीन होगा, प्रबल क्षारीय, प्रबल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय होगा। तो इनके pH मान दे रखे हैं। A का pH मान 4 है, B का pH मान 1 है, C का pH मान 11 है, D का 7 है और E का 9 pH मान है। इनके pH मान है और आपसे पूछा है उदासीन कौन होगा। उदासीन वो होता है जिसका pH 7 होता है, इसका मतलब D है। प्रबल क्षारीय, पहले इन सब में क्षारीय छांट लेते हैं। 7 से जो ज़्यादा होते हैं वो क्षारीय होते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, C और E, ये क्षारीय प्रकृति के हैं। और जिसका ज़्यादा pH हो, जितना ज़्यादा pH होगा वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। तो ज़्यादा pH C का होने के कारण प्रबल क्षारीय C होगा। तो दुर्बल क्षारीय ये हो गया। अब बाकी दो बचे जिनका pH 7 से कम है, वो अम्लीय होते हैं, ये और ये दो बचे हुए हैं जिनका pH 7 से कम है, तो इसका मतलब ये अम्लीय है। जिसका pH जितना ही कम उतना ही वो अम्लीय होता है। pH बहुत कम होने के कारण ये अम्लीय होगा, बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा और ये दुर्बल अम्लीय होगा। बाकी पोर्शन में कह रहा है आपसे, pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कुछ नहीं करना है, बस इन्हें पहले आप अरेंज कर लो अम्लीयता के ऑर्डर में। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा अम्लीय ये होगा क्योंकि pH इसका कम है, सबसे ज़्यादा अम्लीय B। उसके बाद कम अम्लीय ये हो गया, ये तो उदासीन है। अब क्षारीय की बात कर लेते हैं, ये है ना, सबसे ज़्यादा क्षारीय C है और E उससे कम क्षारीय। सबसे ज़्यादा क्षारीय जो C होगा वो यहाँ लिख दीजिए आप, उससे कम क्षारीय को आप यहाँ लिख दीजिए। तो ये ऑर्डर में आपने लिख दिया। सबसे ज़्यादा अम्लीय है बच्चों, कम अम्लीय हुआ, उदासीन हो गया। अब क्षारीयता की तरफ बढ़ते आएंगे, कम क्षारीय हुआ और बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गया। ठीक, तो आप देखेंगे ये अम्लीयता क्या हो रही है, ऐसे में बढ़ रही है अम्लीयता का बढ़ता मान, क्योंकि pH घट रहा है। देखिए ज़रा pH का मान घटता है नज़र आ रहा हो आपको, 11, 9, 7, 4, 1। pH कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या होता रहा है, अम्लीयता बढ़ती जा रही है। अम्लीयता बढ़ती जा रही है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो H+ आयन की सांद्रता है वो भी बढ़ती जाएगी। तो H+ आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे में अम्लीयता बढ़ती जा रही है, pH जो होता है घटता जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है,
पीएच के ऑर्डर को देख लो, पीएच के ऑर्डर को में अरेंज कर दीजिए। पीएच को पहले सबसे ज़्यादा पीएच, फिर कम पीएच उससे ज़्यादा रखते जाएंगे। सबसे जो कम पीएच होगा बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा, सबसे जो ज़्यादा पीएच होगा वो क्षारीय होगा। तो अम्लीयता क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है। अम्लीयता बढ़ने का मतलब H+ आयन की सांद्रता का मान बढ़ते आना। तो ये हमने बढ़ा दिया कि H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आरोही क्रम, ये हो गया आरोही क्रम। इसका आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। H+ आयन की सांद्रता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो C, उससे ज़्यादा E, उससे ज़्यादा अम्लीय D, उससे ज़्यादा अम्लीय A, उससे ज़्यादा अम्लीय B। पीएच का ऑर्डर देख लीजिए, सबसे कम पीएच आएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद पीएच इस तरह से बढ़ता जाएगा, या ऐसे देखेंगे तो पीएच इस तरह से घटना जाना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, परखनली ए तथा बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी डाली गई। परखनली ए में HCl तथा परखनली बी में CH3COOH डालिए। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। जैसे हमारे पास एक परखनली है, इस वाले में HCl है, दूसरी परखनली है, इस वाले में एसिटिक एसिड CH3COOH है। इसमें भी मैग्नीशियम की रिबन डाल दी हमने, इसमें भी मैग्नीशियम की रिबन डाल दी है बच्चों। अब बात आ रही है कि किस में तेज़ी के साथ बुदबुदाहट होगी, मतलब रिएक्शन तेज़ी के साथ कौन करेगा। मैं आपको बता दूं कि HCl प्रबल अम्ल होता है और ये दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा, लेकिन जो प्रबल अम्ल है तेज़ी के साथ अभिक्रिया करेगा और बुदबुदाहट की आवाज़ ये देगा। बुदबुदाहट की आवाज़ क्यों होती है वो भी जान लेते हैं। क्योंकि आपने HCl में क्या डाला है, मैग्नीशियम की रिबन को डाला है। तो मैग्नीशियम Cl से रिएक्शन करेगा, MgCl, ये गलत लिखा हुआ है, 2 होता है चार्ज, 2 को यहाँ लिख दीजिए, प्लस H नहीं लिखते हैं, H2 लिखते हैं, बैलेंस कर लीजिए, 2H यहाँ, 2Cl यहाँ पर, 2Cl यहाँ पर, 2H यहाँ पर, 2 यहाँ पर। तो आपने देखा कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। इसी हाइड्रोजन गैस के कारण जो होता है ये बुदबुदाहट की आवाज़ होती है बच्चों। तो ये अधिक बुदबुदाहट की आवाज़ क्यों करता है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है। तो आप लिख सकते हैं कि HCl प्रबल अम्ल होने के कारण ये अभिक्रिया जल्दी करता है, शीघ्रता से करेगा और तेज़ी से बुदबुदाहट की आवाज़ देगा। ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने के बाद पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। बच्चों, जो ताज़ा जो दूध है उसका पीएच मान 6 है, तो इस 7 से कम है ना, तो इसका मतलब जो ताज़ा दूध होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। लेकिन इतना भी अम्लीय नहीं होता, बहुत ही कम अम्लीय प्रकृति का होता है बच्चों, ठीक। अब वो जब वो दही में कन्वर्ट होता है तो धीरे धीरे उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और इसी लैक्टिक एसिड के कारण उसका जो पीएच मान है धीरे धीरे और कम हो जाता है। तो जब दही बनता है लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा जो पीएच मान को कम कर देता है, क्योंकि अम्लीयता उसकी बढ़ती जाएगी, और जितना अम्लीयता होता जाएगा उसका पीएच मान अपने आप कम होता जाएगा। याद रखिएगा, अम्लीयता बढ़ने से पीएच के मान में कमी आती है, लैक्टिक बनने से अम्लीयता बढ़ेगी और पीएच मान में उसकी कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़े दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्यों बढ़ा देता है। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। मैं आपको बताऊं, जो दूध का पीएच मान 6 होता है, ठीक है बच्चों, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, जैसे ऊपर बताया मैंने। ग्वाला क्या करता है, दूध वाला, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। बेकिंग सोडा इसलिए मिलाता है ताकि जो उसकी जो अम्लीयता है, अम्लीयता दूर हो जाए और जो दूध है वो क्षारीय हो जाए।
हल्का क्षारीय हो जाए, हल्का, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का क्षारीय करने के लिए वो किसमें क्या मिलाता है, बेकिंग सोडा मिलाता है। तो दूध कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो उसका जो पीएच मान है 6 से बदल जाएगा, 6 नहीं रहेगा, अब 6 से बढ़ जाएगा। मैंने ऊपर क्या बताया था, अम्लीयता बढ़ने से पीएच मान कमी होती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेकिंग सोडा मिला रहा है, बेकिंग सोडा मिलाने से उसकी क्षारीयता में वृद्धि होगी, क्षारीयता में वृद्धि होने पर उसका जो पीएच मान है 6 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। वो बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है, ताकि वो अम्लीय ना रहे, वो थोड़ा सा क्षारीय हो जाए। अब वो क्षारीय क्यों करना चाहता है, क्षारीय इसलिए करना चाहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा, बेकिंग सोडा नहीं मिलाएगा, तो वो उसका दूध से जो दही जल्दी बन जाएगा और वो दूध बेच नहीं पाएगा, दूध खराब हो जाएगा उसका। तो दूध ना खराब हो, उसकी जो प्रकृति है वो अम्लीयता है वो क्षारीयता में बदलने के लिए वो उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है, ताकि दूध जल्दी खराब ना हो, मतलब दही में कन्वर्ट ना हो, खट्टा ना पड़ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं इसलिए करता है, बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है। अगला है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। हाँ, जाहिर सी बात है, पहले अगर वो बेकिंग सोडा नहीं मिलाएगा तो उसका जो दूध है 1 दिन के अंदर ही खट्टा हो जाएगा और जल्दी जल्दी वो शायद दही में कन्वर्ट हो सकता है, जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसने बेकिंग सोडा मिला दिया है, अब उसका दूध जो है वो दही में कन्वर्ट होने में अधिक समय लगाएगा। क्यों अधिक समय लगाएगा, इसका आंसर ये है कि जो उसने जो बेकिंग सोडा मिलाया है, और जो दही बनने पर जो लैक्टिक अम्ल बनता है, वो लैक्टिक अम्ल पहले उस बेकिंग सोडा को क्षारीय करेगा ना, उस बेकिंग सोडा को उदासीन करेगा पहले, फिर उसके बाद फिर दूध को खट्टा करेगा, फिर कहीं जाकर दही का निर्माण होगा। तो जो पहले जो लैक्टिक अम्ल बनता है, उस लैक्टिक अम्ल को उस बेकिंग सोडा को न्यूट्रलाइज करने पर कुछ समय लग जाता है, तो कुछ समय वहाँ लग जाता है न्यूट्रलाइज को उदासीन बनाने के लिए। तो इस वजह से दही का जो निर्माण होता है वो काफ़ी समय ले लेता है, और काफ़ी समय ले लेता है, और जो दूध का ख़राब नहीं होता, वो दूध वाला जो होता है दूध को कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कई जगह लोगों के यहाँ दे सकता है। ठीक, पहले वाले का आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पर। पहला क्वेश्चन था, ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्यों बढ़ा देता है। बेकिंग सोडा जो होता है ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बढ़ा क्यों देता है, क्योंकि दूध बहुत ही कम अम्लीय होता है, जैसा आप जानते हैं। गोला उसमें बेकिंग सोडा मिलाकर दूध को थोड़ा सा क्षारीय कर देता है, जिससे दूध आसानी से खट्टा नहीं होता, और क्षारीयता बढ़ जाने के कारण उसका जो पीएच मान है वो बढ़ जाता है। तो क्षारीयता बढ़ जाने के कारण पीएच के मान में वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट था, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि दही बनते समय जो लैक्टिक एसिड बनता है, उससे पहले दूध को क्षारीयता समाप्त करनी पड़ती है। तो उससे पहले दूध की क्षारीयता को समाप्त करनी पड़ती है, क्योंकि क्षारीयता कहाँ से आया था, बेकिंग सोडा मिलाया था, तो वो क्षारीय बन चुका था, पहले उसे क्षारीयता को समाप्त करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके फिर खट्टा होगा, फिर दही बनकर निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। आर्द्ररोधी मतलब मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, मॉइस्चर से अभिक्रिया करके, मतलब नमी से अभिक्रिया करके सख्त हो जाता है, सब तो यूजलेस हो जाएगा, उसका उपयोग ही नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिससे लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिससे लवण तथा जल का निर्माण होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, इसके 2 उदाहरण देने थे, HCl और एक क्षार ले लिया हमने NaOH। एक और अम्ल ले लेते हैं H2SO4, क्षार ए वाला क्षार ले लेते हैं NaOH, ताकि ईजी हो जाए। Na की Cl से रिएक्शन होगी NaCl प्लस H की OH से रिएक्शन होकर H2O का निर्माण होगा। Na की SO4 से रिएक्शन होगी NaSO4, और H की OH से रिएक्शन होकर
H2O का निर्माण होगा। ये रिएक्शन में ये Na2SO4, ये Na2SO4 होना चाहिए था, आपको पता होगा Na पे +1 होता है, इस पर 2 होता है, 2 को यहाँ तिरछा करके लिख देते हैं, इस पर +1 होता है, इस पर -1 कैंसिल हो गया। ठीक, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं आप, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, एक Na यहाँ पे एक 2H यहाँ पर, इस साइड में भी 2H हैं, एक O यहाँ पर, एक O पर, रिएक्शन बैलेंस्ड है। यहाँ पे देख लेते हैं Na 2 है, यहाँ पे 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 हाइड्रोजन ये हो गए। ऑक्सीजन 4 और 2 6, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। तो उदासीन अभिक्रिया को आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसी को लिख लीजिएगा। क्या बताया मैंने आपको, इस अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा को वो उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, और अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बेकिंग सोडा और धोने के सोडा तथा बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखने हैं। पहले मैं धोने के सोडे का उपयोग इस्तेमाल बता देता हूँ। धोने का सोडा खुद बता रहा है कि कपड़े धोने में इस्तेमाल होगा, धोने का सोडा है, और इसका इस्तेमाल होता है जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। 2 प्रकार के, मैंने आपको जल के बारे में बताया था, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृदु जल, सॉफ्ट वाटर, दूसरा होता है हार्ड वाटर, कठोर जल कहते हैं। जो कठोर जल होता है वो कठोर जल साबुन के साथ कम झाग देता है बच्चों। तो उस कठोर जल में हम धोने का सोडा मिलाते हैं। धोने का सोडा मिलाने से वो कठोर जल जो होगा वो मृदु जल में परिवर्तित हो जाएगा, और मृदु जल के साथ आपको कपड़े धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है और कपड़े धोने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, और पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। पेट की अम्लीयता का मतलब पेट में जो एसिड बन चुका है उस एसिडिटी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें बेकिंग सोडा मिला दीजिए और पी जाइए। पेट से जो पेट की एसिडिटी होती है वो दूर हो जाती है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और आपके पेट में जो एसिड बन चुका है उस अम्ल को वो उदासीन कर देता है।